Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So this is exercise 13.2 of your chapter number 13 probability. ठीक है 13.2. How many questions are there? Check it. कितने questions है? 18. So we'll try to cover it in 2 videos, है ना? दो से ज्यादा में नहीं खींचेंगे. देखते हैं आज कितने कर पाते हैं. 13.2 is based on what? पहले उसकी बात करते हैं. मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी. इसका इंट्रोडक्शन हमने कल किया. अच्छा, आपने नोट्स वगैरह कवर किए पुराने? कल आप जल्दी चले गए थे. मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, क्योंकि उससे रिलेटेड बेटा इसमें क्वेश्चन है. मुझे मत कहना फिर अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप. भाई मैंने तो मेरा काम कर दिया. अब अपने को लिखना है, समझना है उनको, है ना, और डाउट से तो पूछना है ना. मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी. इसमें बेसिकली हमने क्या क्या सीखा उसको भी कवर करो. हमने ये सीखा कि दो इवेंट्स की साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी को ए इंटरसेक्शन बी से डिनोट किया जाता है. वो दो तरीके से निकाली जाती है. अगर डिपेंडेंट है तो कुछ इस तरीके से निकाली जाती है, ए की प्रोबेबिलिटी बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और अगर इंडिपेंडेंट है तो फिर इंडिविजुअल जनरल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट. दो केस बनते हैं ना. अब आपको क्वेश्चन देख के पहचान करनी है कि इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट है ना, उस हिसाब से फॉर्मूला लगाना है. उसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन जैसे ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये भी हमने सीखी थी. ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट क्या होता है, ए नॉट इंटरसेक्शन बी क्या होता है, वो डी मॉर्गन्स लॉ, वो सब कुछ हमने कल रिवाइज किया था. तो प्लीज वॉच द इंट्रोडक्टरी वीडियोस बिफोर कमिंग टू दिस एक्सरसाइज. पहला क्वेश्चन इज वेरी वेरी सरल, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है. इसमें करूँ ही क्या मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ दे दी, बी दे दी, ए इंटरसेक्शन बी, और दे रखा है ए और बी क्या है. तो अपन एक प्यारी सी लाइन लिखेंगे. अपन एक प्यारी सी लाइन लिखेंगे कि भाई आपने दिया मुझे, सिंस इट इज गिवन दैट, since it is given that A and B are independent events. अरे मैं तो भूल ही गया, उनसे मार्क्स तो मैंने पूछे ही नहीं. क्लास 11 वालों से मार्क्स तो मैंने पूछे ही नहीं. इंडिपेंडेंट इवेंट्स. सो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो मैं उससे भी प्यारी सी लाइन लिख दूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी. क्योंकि क्योंकि डिपेंड नहीं कर रहा तो कंडीशन है ही नहीं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रोल ही नहीं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वन है 3/5, वो है 1/5. आंसर इज 3/25. चलो मजे करो. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहां से वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो गई. तो हालांकि एक्सरसाइज मल्टीप्लीकेशन थ्योरम की है तो आपको पता चल जाएगा कि मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ही लगनी है. बट मैंने आपको क्या कहा था, पकड़ के चलना. आप क्वेश्चंस का पैटर्न पहचानते हुए चलना कि है ना, किस तरीके के ये क्वेश्चन है, इसमें मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ही क्यों लग रही है, उसके लिए क्वेश्चन. वो सब ठीक है, ये क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन थ्योरम का क्यों है, दूसरी एक्सरसाइज का क्यों है. अभी तो दूसरी एक्सरसाइज चल रही है. जब पांचों छठों एक्सरसाइज खत्म हो जाएंगी फिर मैं ये क्वेश्चन उठाऊंगा तो क्या पहचान पाओगे क्या दूसरी एक्सरसाइज का है कि पहली का है. क्योंकि पहली का है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी है, दूसरी का है तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगानी है. समझ गए. तो इसीलिए बिल्कुल डिटेल में घुसना क्वेश्चन को, है ना. केवल क्वेश्चन करने से मतलब नहीं, भले कम करो पर डिटेल में करो. टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, रैंडमली दो कार्ड्स निकालिए विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना. तो एक कार्ड निकाला विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब उसको डाला नहीं मैंने, फिर से दोबारा कार्ड निकाल लिया. ऐसे दो कार्ड निकाल लिए. तो विदाउट रिप्लेसमेंट निकालना, इससे फिर अपन ऐसे देखो, किसी ने कहा, खुशी ने कहा कि मैंने एक कार्ड निकाला सर, तो रखा, फिर दूसरा कार्ड निकाला. दर्शन का पागल है क्या, दोनों एक साथ ही निकाल ले, बात एक ही है कि नहीं है. वे साइमल्टेनियसली निकाल लें या सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल लें, बात एक ही. और उन दोनों के जो केसेस थे वो डिपेंडेंट इवेंट्स होते थे. क्या होते थे वो, केवल इंडिपेंडेंट तो एक ही केस होता है विद रिप्लेसमेंट, और कुछ इंडिपेंडेंट होता ही नहीं है. तो ये यानी कि डिपेंडेंट इवेंट्स है. इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज जब साइमल्टेनियसली पूछ रहा है, देखो पूछ रहा है. अब देखो ये बताता है कि मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगेगी, क्या बताता है ये, बोथ कार्ड्स आर, दोनों ब्लैक चाहिए, वो भी ब्लैक चाहिए, ये भी ब्लैक चाहिए, दो इवेंट्स को एक साथ करवा रहा है. जब जब दो इवेंट्स को एक साथ करवाए तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी लगेगी. फिर आगे के डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वो आपको सोचना है. समझ में आ गई बात. तो देखो कैसे करूंगा मैं, दो इवेंट्स है मेरे को, दो इवेंट्स को E1 E2 ले लो, या तो या ए और बी ले लो, या ई और एफ ले लो, जैसा चाहिए वो ले लो. ए और बी ले लेते हैं ना. तो मैं ले लेता हूँ लेट द, पहले तो आप एक्सपेरिमेंट बताओगे हमेशा, है ना. तो एक्सपेरिमेंट क्या है, पहला क्वेश्चन है तो मैं पूरा डिटेल में करके बताता हूँ, अगले क्वेश्चन से फिर ओरली बोलूंगा. हेयर रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड. रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड ऑफ ड्रॉइंग, ऑफ ड्रॉइंग टू कार्ड्स. दो निकाल रहे हो ना,
two cards successively without replacement, right? Successively without replacement from a pack of, अगर आप ये पूरी बात ऐसे प्रेजेंट करके आओगे, देन ओनली यू विल गेट फुल मार्क्स। ये बिल्कुल वार्निंग मान लो, बिल्कुल चांस ही नहीं, अगर आप ये सब नहीं लिख के आओगे तो आपको फुल मार्क्स कोई दे देगा। ठीक है, नाउ व्हाट, और क्लास 12th के बच्चे को अज्यूम किया जाता है कि ये सब वो कर लेगा, मतलब ये सब तो उसके लिए एबीसीडी, ये स्टेप्स लिखना प्रेजेंट करना है ना। ठीक है, नाउ व्हाट, तो लेट इवेंट ई बी, लेट इवेंट ई बी। अब देखो सैंपल स्पेस क्यों नहीं लिखा सर आपने, पॉसिबल ही नहीं लिखना। 52 पत्तों में से दो पत्ते कितने तरीकों से निकाल सकते हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है आपने, 52 × 51 करो, इतने तरीकों से निकाल सकते हो, है ना, समझ आया, 52 × 51 इतने वेज हैं, तरीके हैं निकालने के। जैसे कि मान लो आपने एक सैंपल स्पेस बना रहा हूं, तो सैंपल स्पेस में पहला केस मैंने बनाया, सर पहले तो मेरा स्पेड का 3 निकला था, कॉमा, फिर दूसरी बार दूसरा पत्ता निकाला तो मेरा क्लब का 4 निकला था। ये तो एक केस है केवल, ऐसे कितने केसेस बनेंगे, हाँ ऐसे केसेस कितने बनेंगे, 52 × 51 करो, इतने तो केसेस बनेंगे, इतने तो केसेस बनेंगे, है ना, तो सैंपल स्पेस बनाना पॉसिबल। तो हाँ, तो कई बार अंडरस्टूड होता है कि सैंपल स्पेस मुझे नहीं बनाना ना। लेट इवेंट ई बी दैट, इवेंट ई में मान लेता हूं कि पहला पत्ता निकालना क्या है वो तो बताओ, वो तो देखा ही नहीं, ब्लैक। अच्छा, कार्ड की तो नॉलेज है ना, कितने ब्लैक होते हैं कितने रेड होते हैं, 10th 9 से बता देते हैं तो ना, कितने ब्लैक होते हैं, 13, यानी नहीं है, वो भी देनी पड़ेगी। चार कौन से, हाँ, तो उसने ना तो स्पेड बोला ना क्लब बोला ना डायमंड बोला, उसने तो कहा ब्लैक। मैं पूछ रहा हूँ ब्लैक, आधे आधे ब्लैक होते हैं और आधे रेड होते हैं। ब्लैक कौन कौन से होते हैं, स्पेड, क्लब, और रेड कौन से होते हैं, हार्ट, हार्ट एंड डायमंड, है ना। तो लेट द इवेंट ई बी दैट, इवेंट ई मान लेता हूं द फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, द फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, पहला कार्ड ब्लैक निकले, इस बात को मैंने इवेंट ई छोड़ो ए ले लो, ए ले लिया। ठीक है ना, क्योंकि ई और एफ कब चलता है, कंडीशनल में चलता है, कुछ फिक्स स्पेसिफिक लेटर्स हैं, ई और एफ कब चलता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के इक्वेशन में चलता है, अभी E1 E2 भी चलेगा बेस थ्योरम में, है ना। फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, तो लगे हाथ इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज, भाई 52 में से पहला ही पत्ता निकाल रहा हूं अभी मैं, और वो ब्लैक निकले, इस बात की संभावना क्या हो जाएगी, 26/52। इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं लिखना, नंबर ऑफ फेवरेबल केस 26, क्योंकि अब आप 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी नहीं कर रहे हो, आपने सिंपली कह दिया इवेंट अगर ए ये है तो अंडरस्टूड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, 26/52, दैट मींस 1/2। कोई डाउट नहीं आता तक। अब इवेंट एफ बी मानो, एंड लेट इवेंट बी बी दैट, लेट इवेंट बी बी दैट द सेकेंड कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। अब सेकेंड कार्ड भी ब्लैक ही चाहिए आपको, है ना, दोनों ब्लैक चाहिए, बोलो, द सेकेंड कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, ड्रॉन इज ब्लैक। तो सेकेंड कार्ड के ब्लैक आने की संभावना जब इवेंट ए हो चुका है, उसको आप, उस बात को आप बी ऑन ए कहोगे। सेकेंड कार्ड भी, सेकेंड कार्ड ब्लैक है ना, इवेंट बी घटित हो, प्रोवाइडेड दैट ए हो चुका है, इसको आप बी ऑन ए कहोगे नहीं कहोगे, बताओ, कहोगे ना। और निकालोगे कैसे, कॉमन सेंस से निकालने का। अब यहाँ पे बी ऑन ए का, अब यहाँ पे बी ऑन ए का मतलब ये नहीं कि ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करेंगे, क्योंकि सैंपल स्पेस काफी लंबा छोड़ा है, और अपन कॉमन सेंस से निकालेंगे इस बार बी ऑन ए। कैसे, एक कार्ड ब्लैक निकल चुका है तो ब्लैक एक कम हो गया 25, और टोटल के पत्ते भी एक कम हो गए 51, तो 25/51 आ गई, कॉमन सेंस से बीओ ने निकाल लिया। अब आपको ए भी घटित कराना है, बी भी घटित कराना है, ठीक है ना, साइमल्टेनियस अकरेंस, बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। नाउ probability that both cards are black, probability that both cards are black are black is given by
साइमल्टेनियस अकरेंस यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, क्योंकि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट सही है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए. So it is like 1/2 into 25/51. So answer is 25/102. आंसर मैच करो और समझ में आ गया बेटा. मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में हम फोकस कर रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा इवेंट साथ में घटे, तो साथ में घटे तो का मतलब ये नहीं कि एक साथ ही हो, मतलब दोनों हो, कुल मिला के दोनों हो, एक साथ में हो या एक के बाद हो, पर दोनों चाहिए आपको, मतलब दोनों चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सब चाहिए आपको, तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम चाहिए ही चाहिए. ओके हाँ जी, आंसर देखो फटाफट से कर लेना कॉपी पेस्ट. तो वी आर रनिंग वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, अभी थोड़ी देर में दूसरे बच्चे आ जाएंगे. फर्स्ट का भी मैच किया था ना, आंसर सबका मैच करना है हमको, कुछ सरल से सरल का, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट का. क्वेश्चन नंबर 3. ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस, अब मैं थोड़ा सा स्टेप्स नहीं लिखूंगा, सीधे चलूंगा ना. ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट. विदाउट रिप्लेसमेंट इज द केस ऑफ डिपेंडेंट इवेंट. सिंपल सी बात है. विद रिप्लेसमेंट इज द केस ऑफ इंडिपेंडेंट. ठीक है ना. तो 3 ऑरेंजेस निकालेगा एग्जामिनर जो इंस्पेक्टर है, और रैंडमली सेलेक्ट करेगा, कोई से भी निकाल सकता है, और रिप्लेस नहीं करेगा, मतलब निकाल दिया उसको वापस नहीं डालेगा, है ना, निकल गया जो निकल गया. अब तीनों ऑरेंजेस गुड हुए तो बॉक्स अप्रूव है सेल के लिए, ठप्पा लग गया कि हाँ सैंपल पास, और नहीं तो वो रिजेक्ट है. 3 में से एक भी अगर गलत है तो वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा. अब एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है. एक बॉक्स में टोटल कितने ऑरेंजेस है, 15, जिसमें 12 तो गुड है और 3 जो है बैड है. तो अब इसको सेल के लिए अप्रूव करने की क्या संभावना है, समझ में आया क्वेश्चन भाई. इसमें जिसमें 12 तो गुड हैं और 3 बैड हैं, तो है तो सही बैड उसमें, मान लो सारे के सारे गुड होते तो 100% सेल के लिए अप्रूव है, लेकिन 3 बैड हैं तो कुछ संभावना है कि वो रिजेक्ट भी हो जाए, क्योंकि 3 बार निकालेगा, मान लो एक भी अगर गंदा निकला तो इंस्पेक्टर फेल कर देगा उसको. समझ में आई बात. ठीक है. तो मोटा मोटा अंदाजा अगर इसका देखें तो टोटल जो ऑरेंजेस हैं वो है मेरे पास कितने, 15 टोटल तो हैं 15, एंड उसमें से गुड हैं, गुड तो हैं 12 और बैड हैं 3. ठीक है, यहां तो कोई डाउट नहीं है. अब 3 ऑरेंजेस निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, तो ई ए बी सी इवेंट ले लेता हूं ना. तो ए इवेंट है कि फर्स्ट ऑरेंज इज गुड. भाई मैं मेरे को सेल के लिए अप्रूव करना है ना, तो अप्रूव करने के लिए आपको गुड लेना पड़ेगा ना. फर्स्ट ऑरेंज इज गुड, और इवेंट बी हो जाएगा सेकंड ऑरेंज इज गुड, सॉरी सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड ऑरेंज इज गुड. इवेंट सी हो जाएगा थर्ड ऑरेंज इज गुड. पूरा थोड़ा सा और सिस्टमेटिकली लिख लेना कि है ना, थर्ड ऑरेंज ड्रॉन इज ए गुड वन, है ना, इस तरीके से. ठीक है, हो गए. अब सारे ही चाहिए आपको, तो क्योंकि अप्रूव करना है अगर सेल के लिए, सेल के लिए अप्रूव करना है तो आपको सारे ही गुड चाहिए, है ना. तो प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, दैट द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, इसको मैं इनडायरेक्टली कह सकता हूं, इट इज एज इक्वल एज प्रोबेबिलिटी ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड. बताओ, ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, दोनों एक ही बात है. अप्रूव तभी होगा जब सारे के सारे जो हैं सही होंगे, आर गुड. तो अब सारे के सारे आपको सही करने हैं बेसिकली. ठीक है, ये करना है आपको. अब सारे के सारे अगर आपको सही करने हैं, दैट मीन सबसे पहले आपको इवेंट ए भी घटित कराना है, इंटरसेक्शन बी भी घटित कराना है, इंटरसेक्शन सी भी घटित कराना है. इज दिस डन. ठीक है. अब सबसे पहले पहला ऑरेंज अच्छा निकले, बताओ खुशी क्या प्रोबेबिलिटी होगी. तो इसको मतलब मैं पहले तो मैं ये देखूंगा कि एबीसी यहाँ पे इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट. पहले मैंने देख लिया कि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो डिपेंडेंट इवेंट्स, है ना. तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, बाय मल्टीप्लीकेशन, एक लाइन लिखेंगे बाय मल्टीप्लीकेशन. पिछले क्वेश्चन में लिखी नहीं हमने बोला, बाय मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ऑन ए इंटरसेक्शन बी, या सिंपली ए बी भी लिख सकते हो, ऐसे लिखेंगे हम. चलो अब एक एक करके आंसर निकालो. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब पहला ऑरेंज अच्छा निकल रहा है. अच्छे कितने, 12, और टोटल कितने, 15. समझ गए. इनटू अब बीओ ने दूसरा अच्छा निकल रहा है, पहले को डाला नहीं है तो अच्छा तो निकल चुका है, तो 11 डिवाइडेड बाय टोटल कितने बचे, 15 में से 14. अब सी ऑन ए बी एक और अच्छा चाहिए, 10/13. समझ आया. तो देखो इतनी बड़ी बड़ी चीजें, सी ऑन ए बी, बी ऑन ए, केवल कॉमन सेंस से सॉल्व हो रही है.
केवल कॉमन सेंस से सॉल्व हो रही है कि कितने बच्चे कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। इसमें कोई फॉर्मूला लगाया क्या मैंने, सी इंटरसेक्शन है इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है ये, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कॉमन सेंस से सॉल्व होगी, इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्वेश्चन में छुपी हुई होगी उसका आंसर। समझ गए? ठीक है, बस करो मल्टीप्लाई, आंसर है। सो ये 3 4 3 5 15 5 1 5 5 2 10 2 1 2 2 7 14, दैट्स इट। 4 into 11 44 डिवाइडेड बाय 91। चेक करो आंसर। खुशी नींद आ रही है? सही है, डन। थोड़ा सा भी मैं मानता हूँ कि प्रेजेंटेशन अच्छा इसका हो सकता है इन सारे क्वेश्चंस का, पर अब मैं को थोड़े से आधे क्वेश्चंस करीब खत्म करने, तो कैन यू मैनेज मैनेज ना? अच्छा, फिर भी अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आए कि सर इसका प्रेजेंटेशन बता दो, तो यू कैन कम टू मी। ऐसे मत सोचना 12th क्लास के बच्चे हैं सर क्या सोचेंगे कि इसका प्रेजेंटेशन करना भी नहीं आता। मैं दो काम करूंगा, या तो आपको बुलाऊंगा कोचिंग और बता दूंगा, और दूसरा काम अगर और भी शॉर्ट करना है तो पुराना वीडियो दे दूंगा, पर मैं आपको काम जरूर कर दूंगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप मेरे पास किसी काम से आए और मैं काम नहीं कर पाया, कैसे भी करके मैं आपका काम जरूर कर दूंगा, कहीं से भी मेरे पास नहीं मिला कहीं से भी दिला दूंगा वीडियो। तो आपको प्रॉब्लम बतानी है कुल मिला के, ठीक है? डन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ए फेयर कॉइन एंड एन अनबाइस्ड डाई आर टोस्ट। एक फेयर कॉइन, फेयर कॉइन मतलब ईमानदार कॉइन, ऐसा? हाँ, ईमानदार कॉइन है ना, ऐसा नहीं कि फेयर एंड लवली लगा के आया वो वाला कॉइन। अनबायस्ड डाई, ईमानदार डाई, वर्ड्स हैं अलग अलग है ना, मतलब वही है। आर टोस्ट, ठीक है, दोनों को साथ में टॉस करते हैं। तो लेट ए बी द इवेंट। ए है कि हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, कॉइन पे हेड आना तो ए इवेंट है, और डाई पे 3 आना बी इवेंट है। तो आपको चेक करना है कि ए और बी जो इवेंट्स हैं, ये वाला और ये वाला जो इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट है या ना। कॉमन सेंस है कि इंडिपेंडेंट है। भाई मैं ऐसे उछाल रहा हूँ, कुछ भी नहीं, अगर आपको प्रोबेबिलिटी भी नहीं आती ना, प्रोबेबिलिटी का पी भी नहीं आता ना, तो भी आप जैसे दो उछाल रहे हो, तो इस पे क्या आना है, इस पे क्या आना है, हेड आना है, और इस पे क्या है, 3 आना है। तो इसका हेड आना इससे पूछ के आएगा, और इसका 3 आना इससे पूछ के आएगा। नहीं आएगा क्या? बताओ, नहीं आएगा ना? और ये तो हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स की जो डेफिनेशन दी थी उसका एग्जांपल ही मैंने ये दिया था कि जब मैं इसमें उछाल रहा हूँ उसमें उछाल रहा हूँ, तो इसका अकरेंस 3 आना उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, उसका हेड आना इस पर। तो 100% ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, बट मैं ऐसे थोड़ा लिख सकता हूँ कि सर ने बताया था, तो कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, तो देखो इवेंट्स में डिफाइन करता हूँ, इवेंट्स क्या क्या है, ए एंड बी। ए क्या है बोलो? हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन इज द इवेंट है। बी क्या है बोलना? 3 अपीयर्स ऑन द डाई। तो आप तो मुझे ये बता दो कि इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ए क्या होगी? हेड अपीयर होना कॉइन पे 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी? 1/6। ठीक है, ये हमने ये सारी चीजें निकाल ली। अब ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ये चेक करने के लिए मुझे क्या करना होता है, ये चेक करना होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है या नहीं है, इतना ही चेक करना होता है। ठीक है, तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी चेक कर रहा हूं मैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि ए भी चाहिए और बी भी चाहिए, है ना? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को अब आप कॉमन सेंस से नहीं करोगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को आप कॉमन सेंस से कर आपने मन में सोच लिया कि सर इसका इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, इसका इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो गए, तो 1/, तो ये लॉजिक को ही तो प्रूव करना है। समझ गए? देखो एक एग्जांपल सुनो, मैंने कहा पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करो, तो आपने ऐसा इसका आंसर ये दे दिया कि सर आप पता है ना अपने को ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर होता है, तो हो गई ना प्रूव। अरे इसी बात को तो प्रूव करना है, इसी बात को तो प्रूव करना है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर कॉइन का उछलना और डाई का उछलना इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा ना वो ऐसे हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अरे इसी बात को तो प्रूव करना है तेरे को, तो अब की बार आपको सैंपल स्पेस बना के प्रूव करना पड़ेगा। जब आपको इंडिपेंडेंसी चेक करनी हो या प्रूव करनी हो, तो आपको सैंपल स्पेस से चेक करनी है। डन, समझ आया? चलो, तो अब मुझे बताओ कि ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसमें एक आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, हेयर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज डन, हेयर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज डन, एक्सपेरिमेंट इज डन ऑफ throwing a coin and a die, throwing a coin and a die। तो कॉइन में कितने इवेंट्स हैं और कितने आउटकम्स हैं? 2। और डाई में कितने आउटकम्स हैं? 6। तो टोटल कितने हो गए? 2 into 6 12। सो कैन यू टेल मी द सैंपल स्पेस खुशी?
बताओ। लेट्स से कॉइन पे हेड आना, तो हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, फिर टेल 1, T2, T3, T4, T5, T6। बेटा बिल्कुल फोकस कर लो, खोए हुए मत रहो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन डिफरेंट है, हर एक क्वेश्चन अपने आप में कॉन्सेप्ट है। मैं कितने कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आपको घुस के देखना पड़ेगा, ठीक है? तो अपने आंख कान नाक सब खुले रह के बिल्कुल ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ, है ना? ये वार्निंग मानो, फिर मेरे को मत कहना कि लास्ट में सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा। बच्चे आते हैं पूरा ट्रोलिटी खत्म, सर यही समझ नहीं आ रहा कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है। तो आई कैन नॉट हेल्प यू एट दैट मोमेंट। अभी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, बाद में मैं कहूंगा भैया पढ़ाई क्यों नहीं करी, एक ही स्टेटमेंट होगा मेरे पास। ठीक है, ध्यान से क्यों नहीं सुना उस टाइम, डाउट्स क्यों नहीं पूछे। हाँ जी, तो ये सैंपल स्पेस हो गया। हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर? 12। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, आपने जो 1/2 1/6 निकाला है, ये तो आपने डायरेक्ट निकाला है। आप ए और बी के सैंपल स्पेस बनाओ, मैं तो ये कहूंगा। तो ए इवेंट स्पेस बनाओ। तो इवेंट ए, जैसे आपने पहले तो लिख दिया हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, तो इससे आपने इवेंट स्पेस ए बनाया। बताओ क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा? हेड चाहिए, H1, H2, H3, H4, H5, H6, डन। फिर इवेंट स्पेस बी भी बना दो। तो बी में क्या चाहिए? 3 अपीयर्स ऑन द डाई, तो H3, T3। और आपको ये निकालने के लिए आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, मतलब इंटरसेक्शन चाहिए आपको कुल मिला के, है ना? सो ए इंटरसेक्शन बी, बताओ बोलो क्या क्या कॉमन है? H3, बस दैट्स इट, और कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, फाइन। अब सुनो, 3 प्रोबेबिलिटीज हैं, ए बी और ए इंटरसेक्ट। तो एक्चुअली ये जो आपने लिखा ना यहाँ पे, ये जो चीज लिखी ना, इसको डायरेक्ट नहीं लिखनी है, इसको डायरेक्ट नहीं लिखनी है। आप सैंपल स्पेस से चल रहे हो, तो अब आपको ये चीज प्रूव करनी है ना। तो हम क्या करेंगे इसके बाद, इतना कर दिया हमने, सैंपल स्पेस लिख दिया, ए का इवेंट स्पेस लिख दिया, बी का इवेंट स्पेस लिख दिया, ये काम हो गया। अब अपन एक काम करेंगे, नाउ अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अलग निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अलग निकालो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अलग निकालो। भैया तीनों के इवेंट स्पेस है ना आपके पास? नंबर ऑफ 12 से तो डिवाइड करना है आपको काउंट करके, और क्या करना है? इसके ज्यादा, इससे बड़ा कोई रॉकेट साइंस तो लगानी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ए के कितने एलिमेंट्स यहाँ लिख देना, इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हो गए? 6। इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हो गए? 2। इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितने हो गए? 1 हो गए। तो 6 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 1/2। अब अपन ने पहले डायरेक्ट लिख लिया लॉजिक बेस से, क्योंकि उसमें आपको इंडिपेंडेंसी चेक नहीं करनी थी, है ना? अब इंडिपेंडेंसी चेक करनी है ना, वही पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करना है, समझ गए ना? कोई कहे भी सर आपको पहले ही तो लिख दिया था आपने 1/2, इतनी माथा फोड़ी, अरे भैया उसको चेक करना है कि 1/2 कैसे आया। बी बी बोलो, 2 बाय टोटल कितना है? 12, वही एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस, यानी कि 1/6। अच्छा चेक करो, इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 डिवाइडेड बाय टोटल 12, खत्म कहानी। नाउ नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करके देखो आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या निकाला आपने? 1/2, 1/2 निकाला है ना। इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या निकाला आपने? क्या होता है ये? 1/2 इंटू 1/6, और वो क्या है? दैट्स इट, हैंस प्रूफ। ये करना है आपको इंडिपेंडेंसी जब आपको चेक करनी है, हैंस प्रूफ। समझे क्या? आपको ये काम करना है जब जब आपको इंडिपेंडेंसी चेक करनी है। शायद अगले क्वेश्चन में फिर से इंडिपेंडेंसी चेक करनी है, समझ आया? इंडिपेंडेंसी जब जब चेक करनी है आपको, यही काम करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके बता सकते हो, देखो इंडिपेंडेंसी चेक करनी है, आगे ना कर दूं डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a die marked 1 2 3 in red, 4 5 6 is in green is toast. Let a be the event number is even, b be the event number is red, are a and b independent। तो एक्सपेरिमेंट है कि एक डाय में 1 2 3 रेड है और 4, मतलब एक डाय में 6 होते हैं आउटकम्स, तो 1 2 3 तो रेड कलर में है और 4 5 6। तो जब मैं एक डाय को उछाल रहा हूं तो 6 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, है ना? तो सैंपल स्पेस बना रहा हूं मैं। सैंपल स्पेस इक्वल टू कौन कौन से कलर है मुझे बताना? रेड और ग्रीन। तो मैं रेड और ग्रीन से बनाता हूं। 1 2 3 तो है रेड में, बेटा एक ही तो डाई है भाई, 1 2 3। अच्छा आप आर लिखना चाहते हो, ठीक है कर सकते हो वैसे भी, है ना? ए डाई मार्क्ड 1 2 3। अच्छा आप इसको ऐसे लिखोगे R1 R2 R3, ठीक है ऐसे लिखता हूँ। और दूसरा क्या हो जाएगा? ग्रीन में कौन कौन से हैं? 4 5 6।
4 5 6, ये आपके 6 आउटकम्स हो गए। ठीक है, हाँ एग्जाम में आपको कलर नहीं मिलेगा तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं कलर की मदद से समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको लिख देना R1 R2 R3 और G4, यही 6 ही आउटकम्स है, दैट्स इट, है ना। अब ए इवेंट क्या है? ए इवेंट है कि नंबर इज इवन, नंबर इज इवन। तो जैसे ही आपको ए इवेंट पता चला, अगली फुर्सत में आप ए का इवेंट स्पेस बता दो मुझे। नंबर इवेंट चाहिए मुझे, इवन नंबर के लिए मेरे को 2 चाहिए, मुझे 4 चाहिए, मुझे 6 चाहिए, यस और नो। चलो जी, बी इवेंट क्या कहा है उसने? नंबर इज रेड, कलर का नंबर आना चाहिए, नंबर इज रेड। सो अगली फुर्सत में आप मुझे क्या बता दोगे? बी का इवेंट स्पेस बता दोगे। तो रेड कलर का, अरे रेड कलर चाहिए सारे, 1 2 3, 1 2 3, रेड कलर तो 1 2 3 है ना। अब जब ए आ गया, बी आ गया और इंडिपेंडेंसी चेक करनी है तो ए इंटरसेक्शन बी भी चाहिएगा ना। सो ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में क्या कॉमन है चेक करो, ओनली 2। डन। वही यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने निकले इन ए? 3। इसमें कितने निकले? 3। और इसमें कितने निकले? 1 निकला, एक ही निकला। अब आप प्रोबेबिलिटी निकालो अलग अलग। तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 3, के टोटल कितने थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस? 6। सो 3/6 यानी कि 1/2। फिर बी की निकालो, वो भी सेम, 3/6 इक्वल टू 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि नंबर इवन भी निकले और रेड भी निकले, इवन भी निकले और रेड भी निकले, ऐसा एक ही एलिमेंट मिला। सो 1/6। अब इंडिपेंडेंसी चेक करनी है आपको। सो इंडिपेंडेंस चेक करनी है तो यू विल डू जस्ट वन थिंग नाउ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है मुझे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 1/2, गलत है, इंटू 1/, मतलब गलत क्या है चेक करना था ना, शो थोड़ा करना था, चेक करो। आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट, प्रूव नहीं करना, आपको चेक करना है, तो नो भी तो आ सकता है आंसर। 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/4, है ना, विच इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो तो 1/6 था ना। सो द कंक्लूजन इज ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। चेक करो, नॉट इंडिपेंडेंट। हाँ, कॉमन सेंस से देख सकते हो। देखो अगर आपको इवन चाहिए, आपको क्या चाहिए? रेड कलर का कार्ड चाहिए और इवन चाहिए। तो रेड इवन है ना उसमें, तो रेड निकालूंगा तो इवन के निकलने की संभावना प्रभावित होगी, और इवन निकालूंगा तो रेड के निकलने की संभावना, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। हाँ, रेड इवन होता ही नहीं तो फिर इंडिपेंडेंट होता, दो डाइस अलग अलग होते तो एक अलग बात होती, ठीक है ना। तो ये डिपेंडेंट है ही सही। ठीक है, कर दूं डिलीट। सिक्स्थ में देखना क्या है? वही ई एन एफ देखना है, इसमें तो करूँ क्या मैं, बताओ। ई और एफ में तो क्या हुआ? ई, इसमें तो करना ही क्या है बताओ, तीनों इवेंट्स ही दे रखा है। निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, क्या होगा? 3/5 इंटू 3/10, यानी कि 9/50। 9/50 इज नॉट इक्वल टू इंटरसेक्शन पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसके बराबर नहीं है। सो ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट, आर नॉट इंडिपेंडेंट। आंसर देखो, नॉट इंडिपेंडेंट आ रहा है क्या? ठीक है, 8 17 हुई है ना, रुको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 भी देखो भाई, जल्दी से देखो। अब इसमें एक भी क्वेश्चन, अप टू 9 10 क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें ना आपको स्टेटमेंट्स बनाने हैं, मतलब ऐसे ये सॉल्वेबल है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो फटाफट खत्म कर सकते हैं उनको 5 7 मिनट में। गिवन दैट इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट दिस दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी दे रखी है, पी की वैल्यू निकालनी है। पहला केस है दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दूसरा केस है इंडिपेंडेंट है। तो जब दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0, और इंडिपेंडेंट में आपको बताइए ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या क्या गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या गिवन है? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या गिवन है? 3/5। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या गिवन है? स्मॉल पी। डन। अब पहला केस उठा रहा हूं। पहला केस क्या है? ये तो गिवन पॉइंट्स हो गए कि ए एंड बी क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। आवाज नहीं क्लास 10 प्लीज। अब 5 7 मिनट रुकेंगे। हाँ, पहला केस क्या है? म्यूचुअली ए एंड बी आर, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये पहला केस है।
ठीक है। तो ए एंड बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो मैं क्या कहूंगा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 0, है ना, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, अब आपको पी की वैल्यू निकालनी है। अब आपको क्या चाहिए, पी की वैल्यू, और आपको ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है। तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता क्या है वैसे। देखो एक काम कर सकते हैं हम, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी तो दोनों में ही निकालनी पड़ेगी ना, तो हम क्वेश्चन पार्ट 1 शुरू करने से पहले ये निकाल लेते हैं, क्योंकि ये दोनों में काम आएगी, है ना, फिर इसमें भी रख दूंगा उसमें भी रख दूंगा। तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें जो जो वैल्यूज गिवन है मैं रख रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू गिवन है, मतलब इसकी वैल्यू देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा 1/2, और बी की पी, और माइनस ए इंटरसेक्शन बी मुझे पता नहीं है एक तरीके से ना, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की भी तो गिवन है मुझे क्या, 3/5। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या निकला बताओ। मैं अभी फर्स्ट पार्ट स्टार्ट ही नहीं किया है, मैं जनरली ए यूनियन बी को एक्सपेंड कर रहा हूं। ठीक है, तो 3/5 ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 1/2 माइनस 3/5 प्लस पी। ठीक है, सो इट इज लाइक, या फिर एक काम करो, उसको ऐसे के ऐसे ही रहने दो हाल फिलहाल, है ना, ये इतना करके छोड़ दो, कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो अब देखो शॉर्ट में केवल मुझे ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू मैंने निकाली है वो रखनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 रख दिया, और वहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या निकाला था आपने, मतलब जनरल केस में आपने क्या निकाला था, 1/2 माइनस 3/5 प्लस पी इक्वल टू 0 हो गया, तो पी की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इधर भेज दो, तो 3/5 माइनस 1/2, तो 3 2 जा 6, 5 1 जा 5/10, यानी कि 1/10, पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड में क्या कह रहा है वो कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। भाई ए यूनियन बी दोनों में ही निकलना है, तो बार बार क्यों निकालू, एक बार निकाल के छोड़ दिया मैंने, और वहां से ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ पी। अब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू रख दी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में 0, और उस केस में इनटू उन दोनों का प्रोडक्ट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो बोलो खुशी क्या हो जाता है फिर, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाता है। ठीक है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी इधर से ये कॉपी पेस्ट करनी है ना, क्या करनी है, 1/2 माइनस 3/5 प्लस पी। ठीक है ना, इक्वल टू ए और बी की गिवन है मुझे 1/2 इंटू पी। ठीक है, अब इसमें से पी की वैल्यू निकालनी है, आपका टास्क है। तो एक काम करो, ये तो इधर पी तो है ही यहाँ पे, पी तो है ही यहाँ पे, और p/2 और बुला लो इधर, और बाकियों को उधर भेज दो। तो 3/5 माइनस 1/2 पहले सॉल्व कर लिया था मैंने, 1/10 आया था, तो p/2 इक्वल टू 1/10, तो 2 से 5 गया, तो p की वैल्यू इक्वल टू 1/5। तो ऊपर वाले केस में p की वैल्यू 1/10 आ रही थी, नीचे वाले केस में 1/5 है। चेक करो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ b तो है p, p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ b, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b आ गई, एक केस में 1/10, एक केस में 1/5, चेक करो 1/10 पहले क्वेश्चन का आंसर, और सेकंड क्वेश्चन का 1/5। ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना, ए यूनियन बी को एक्सपेंड करना, जनरल केस में एक्सपेंड कर दिया, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शन में 0 रख देना, और वहां से जो वैल्यू है इसको इक्वेट कर देना, सेकंड केस में दोनों का प्रोडक्ट कर देना, और वहां से जो वैल्यू है अगेन इक्वेट कर देना। ठीक है, एट्थ वाला देखो, एट्थ वाला तो क्लास 11 का रिविजन करवा रहा है आपसे। ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट से, बस ये बात नहीं है, ये बात नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन भी बताओ, जल्दी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब याद रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे में हेल्प करेगा आपको, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 0.3, ये क्या है 0.4, आंसर 0.12, पहले क्वेश्चन का आंसर 0.12 आ चुका है, एक जगह नोट कर लो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया 0.12, इसके आगे लिख देता हूँ, चलो 0.12। दूसरे क्वेश्चन में ए यूनियन बी करना है, कैसे निकालते हैं, माइनस, तो कल तक ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी नहीं थी, केवल ये दोनों थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के बाद मिल गई ना वो, तो 0.70 माइनस 0.12 बोलना जरा, 70 में से 12 का 58, 0.58, आंसर चेक करो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी, ए ऑन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना है, कल तक ए इंटरसेक्शन भी नहीं थी मेरे पास, आज है 0.12 डिवाइड बाय बी क्या है 0.40, 12/40 यानी 3/10, 0.3 चेक करो, और बी ऑन ए लास्ट,
बी और ए में उल्टा करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से डिवाइड करना है। सो इट विल बी लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यस। तो 0.12 और डिवाइडेड बाय ए कितना है, ए 0.3, 12/30 यानी कि 2/5, 0.4। ठीक है, डन। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। ए इंटरसेक्शन बी बस आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स के कॉन्सेप्ट से निकालना। एक बार ये सॉल्व हुआ तो ये इधर भी काम आएगा, इधर भी काम आएगा, इधर भी काम आएगा, तीनों जगह काम आ रहा है। लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये है, बी ये है, एंड अब आपको क्या निकालना है, अब यहाँ ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, नॉट ए एंड नॉट बी, नॉट ए एंड और नॉट बी। तो कल वाले अगर आपने नोट्स देखे पढ़े हैं तो इसको सोल्व कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए यानी ए नॉट, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, बी नॉट, इसका मतलब क्या होता है बताओ, यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। याद है? नहीं है याद। इसका मतलब होता है ए यूनियन बी का होल डैश। और उसका मतलब क्या होता है, किसी के भी इवेंट के डैश की प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी की आप यहां से निकाल ही लोगे, क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, और तीनों ही दे रखी है आपको, तीनों ही दे रखी है, दे रखी है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, 1/4, 1/2 माइनस 1/8। सो 1 माइनस 8 एलसीएम आ गया, 2 + 4 - 1। सो 6 में से एक गई 5, 3/8। मैच करो आंसर। वहां से वैल्यू सही ली है, 1/4, 1/2 सही है, 3/8 है। अगले क्वेश्चन का देख लिया था कि, चलो फिर सॉल्व करो अगला, उससे भी अगले वाले का। अच्छा सुनो, अगर कोई कहे कि सर वो अभी जो आपने डी मॉर्गन्स लॉ लगाया उसके अलावा सॉल्व करने का कोई तरीका है क्या, तो बताओ है क्या कोई तरीका। ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट को सॉल्व करने का तरीका है, बिल्कुल है। अब सुनना, एक बहुत ही अच्छा तरीका, सुनना ध्यान से। देखो एक एक नोट डालो, पहले तो सबसे पहले एक नोट डालो। नोट ये है कि इफ आपको नोट्स में लिखवाना था, एक्चुअली भूल गया मैं, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट दे रखें, देन a dash and b dash are also independent, a and b dash are also independent, a dash and b are also independent। ये तीनों पेयर भी इंडिपेंडेंट होंगे, कोई सब इनमें से पेयर यूज कर लें, ए डैश एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, ए एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट। और इसको प्रूव करने के लिए एक थ्योरम है हमारे पास, जिसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, जो अभी नहीं करेंगे, अभी टाइम मिलेगा तो करेंगे कल परसों में, नहीं तो आप एग्जाम्पल में देख लेना, इस एक्सरसाइज से पहले ये क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन में आप चेक करो कि ए और बी इंडिपेंडेंट है क्या, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, किसकी पूछी है, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, इसकी पूछी है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये हो जाएगी इनटू, मतलब हो जाएगी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट हो जाएगा ना, अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो आपको चेक करना है ए और बी इंडिपेंडेंट है। मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या गिवन है, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या गिवन है, 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या गिवन है, 8। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ये आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो कंक्लूजन क्या निकला, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। और अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो आपको अभी प्रूव नहीं करना, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो थ्योरम को, इंडिपेंडेंट। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है, सो ए डैश एंड बी डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। तो अगर ए डैश और बी डैश इंडिपेंडेंट हैं तो दोनों के साथ में होने की जो प्रोबेबिलिटी है, जिसको उसने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, ठीक है, नॉट ए एंड नॉट बी, तो उसको कैसे लिखेंगे, ए नॉट, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, बी नॉट। अब अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ए डैश और बी डैश, आपने लिखा है, चेक करो, लिखा है ना, तो इनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट कर सकता हूं, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चाहो तो ये चीज पहले निकाल के रख देना। तो
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर 1/4 है तो 1 - 1/4 3/4, 3/4 इंटू, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर 1/2 है तो 1 - 1/2 1/2। सो इधर से आंसर क्या है? 3/8, पहले भी आ रहा था। ठीक है, दिस इज द सेकेंड मेथड एंड दिस इज द एडवांस मेथड। ये मेथड नहीं आता तो अगली एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकते, वार्निंग है। बेस थ्योरम ये तो छोड़ो, इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, 10th और करो। इवेंट ए और बी है सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, बी गिवन है, नॉट ए और नॉट बी। और का मतलब होता है यूनियन। अब ये आखिरी के कुछ मैंने नोट्स लिखवाए थे, उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस। ठीक है, इसको डिलीट करूं। ए और बी क्या है? इवेंट्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, बी गिवन है, आपको क्या चाहिए? नॉट ए और नॉट बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, और का मतलब देखो उसके उसकी लैंग्वेज में लिखो। पहले वो क्या कह रहा है? नॉट ए। ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। ये एक्चुअली क्लास 11th का पार्ट है, फिर भी कल मैंने वीडियो के एंड में आपको रिवाइज करवाया था। तो इसको क्या लिखूंगा? नॉट ए, और का मतलब यूनियन नॉट बी, ऐसे ही लिखोगे। बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, ये क्या है बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ ये है, देखो इधर देखो, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश होता है ए डैश यूनियन बी डैश, और ए यूनियन बी का होल डैश होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये दो रूल्स याद रखो प्लीज। ओके, अब इसका होल डैश है ना, ये होल डैश यहां लगाओ, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और आपको गिवन है कि आपको पूछ रहा है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं, है ना? ठीक है, तो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया। तो ठीक है, अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या गिवन है? आपको चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं, 1/2। तो मुझे एक चीज बताओ यहां से, ये अरे एक्चुअली ये प्रोबेबिलिटी तो गिवन है, चेक करो। ये प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/4 गिवन है ना, चेक करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ए और नॉट बी गिवन है कितनी? 1/4। तो 1/4 इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गई बोलो? 1 - 1/4, दैट मीन्स 3/4। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि ए और बी का प्रोडक्ट इसके बराबर है या नहीं। अगर है तो वो है इंडिपेंडेंट, नहीं तो नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आई, क्या चेक दे रखी है? 7/12, 7/12। सो करो प्रोडक्ट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 7/12 इक्वल टू 7/24, which is हरगिज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, ये करना था इसमें। ठीक है, काफी आज के लिए। तो हाफ का टारगेट हमने अचीव कर लिया, हाफ कल करेंगे, ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। आज का काम आज ही खत्म करना, हॉलीडे भी अभी तो है ना।